मेरा नाम काव्या है। मैं एक बहुत संपन्न परिवार से थी। हमारे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत मेरे 3 बड़े भाई थे, जिन्होंने मुझे अपनी पलकों पर बैठाकर पाला था। बचपन से ही उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हुई। माँ बाप का साया बहुत पहले ही उठ चुका था, पर मेरे भाइयों ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मैं एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सीधी सादी लड़की थी। पढ़ाई में मेरा मन कम ही लगता था, लेकिन ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। मेरे बड़े भैया नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। एक भाई सरकारी नौकरी में थे और तीसरे भाई का अपना छोटा सा क्लिनिक था। घर में सब कुछ था, बस मेरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। एक दिन मैंने जिद करके अपने भाई से स्मार्टफोन मांग लिया। मैं अक्सर लोगों को मोबाइल इस्तेमाल करते देखती थी और मेरे मन में भी उत्सुकता जाग उठी थी। मेरे भैया ने बिना कुछ ज़्यादा सोचे मुझे नया फ़ोन दिला दिया। मेरे लिए वह किसी खिलौने से कम नहीं था। धीरे धीरे मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं अपनी तस्वीरें पोस्ट करती और जब लोगों के लाइक और कमेंट्स आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इसी दौरान मेरी मुलाकात ऑनलाइन आर्यन नाम के एक लड़के से हुई। शुरू में हमारी सिर्फ साधारण बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह मेरी आदत बन गया। आर्यन बहुत समझदार लगता था। उसने एक दिन मुझे समझाया कि अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालना सुरक्षित नहीं होता। उसकी बातों में सच्चाई लगी और मैंने अपने सारे फ़ोटो हटा दिए। दिन बीतते गए और हमारी दोस्ती गहरी होती गई। पता ही नहीं चला कब हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। मैं हर दिन उससे घंटों बातें करती। वह शहर में रहता था और मैं कस्बे में। दूरी के बावजूद वो हमारे दिल बहुत करीब आ गए थे। लेकिन एक दिन मेरी ज़िंदगी ने अचानक मोड़ लिया। मेरे भाइयों ने मेरा रिश्ता एक प्रतिष्ठित व्यापारी के बेटे से तय कर दिया। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं किसी और से शादी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी भाभी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने भाइयों को बताया, लेकिन भाइयों का गुस्सा आसमान छू गया। उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया और मुझे सख्त मना कर दिया कि मैं उस लड़के से कोई रिश्ता न रखूं। उनका कहना था कि सोशल मीडिया के रिश्ते झूठे होते हैं और ऐसे लोग सिर्फ धोखा देते हैं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि आर्यन अलग है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैं अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। जब मैंने किसी तरह आर्यन तक अपनी बात पहुंचाई तो उसने मुझसे कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत सोचा और आखिरकार एक रात मैंने अपना घर छोड़ दिया। चुपचाप बिना किसी को बताए मैं उस शहर की ओर निकल पड़ी जहाँ आर्यन रहता था। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी भर आई। उसने मुझे अपने छोटे से किराए के घर में जगह दी। कुछ दिनों बाद हमने कोर्ट मैरिज कर ली। अब हम पति पत्नी थे। शुरुआत के दिन बहुत अच्छे थे। आर्यन मेहनती था और मैं उसके साथ एक नई ज़िंदगी जीने लगी। मुझे लगता था कि मैंने सही फैसला लिया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक मुझे फ़ोन आया, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया। मैं बदहवास से अस्पताल पहुंची। वहां जो देखा उसने मेरी दुनिया खत्म कर दी। आर्यन अब इस दुनिया में नहीं था। मेरे सारे सपने, मेरी सारी खुशियां एक पल में बिखर गईं। मैंने खुद को संभालते हुए उसका अंतिम संस्कार किया। अब इस शहर में मेरा कोई नहीं था। मैंने अपने भाइयों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया को भी यही बता दिया कि मैं मर चुकी हूँ। अब मैं सच में अकेली थी, बिना पहचान, बिना सहारे, बिना किसी अपने के। मेरे पास न कोई दस्तावेज था, न कोई नौकरी और ना ही कोई ऐसा कंधा जिस पर सर रखकर मैं रो सकूं। जिस प्यार के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, वही प्यार मुझे ज़िंदगी के बीच रास्ते में अकेला छोड़ गया। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं इस अंधेरे से बाहर निकल पाऊंगी या यही मेरी कहानी का अंत हो जाएगा। आर्यन को मरे हुए 1 साल हो चुका था, पूरा 1 साल। लेकिन मेरे लिए समय जैसे उसी पल में ठहर गया था जहाँ मैंने उसे आखिरी बार देखा था। शुरुआत के कुछ महीनों तक मैं सिर्फ सांसें ले रही थी, जी रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने कुछ दिन सहारा दिया, मगर धीरे धीरे सब अपने कार्यों में लग गए और मैं अपनी किस्मत के साथ अकेली रह गई। मैंने घर की चीज़ें बेच बेच कर गुजारा किया। पहले छोटा सामान, फिर ज़रूरी चीज़ें और आखिर में वो भी जिनसे मेरी यादें जुड़ी थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। किराया ना दे पाने की वजह से मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया।
और उसी दिन मुझे सच में समझ आया कि बेघर होना क्या होता है। अब ना कोई ठिकाना था, ना कोई अपना और ना ही कोई रास्ता। हालात इतने बिगड़ गए कि मुझे सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी। कभी कोई दया करके खाना दे देता तो खा लेती, वरना भूखी ही सो जाती। जिंदगी हर दिन बद से बदतर होती जा रही थी। एक दिन मैं सड़क किनारे बैठी थी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तभी एक आदमी आया और मेरे हाथ में कुछ पैसे रख दिए। मैं उसके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली कि मुझे खाना दे दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। उसने कुछ देर मुझे देखा और पूछा कि क्या मैं उसके साथ चल सकती हूँ। मैं चौंक गई। उसने कहा उसकी पत्नी मर चुकी है, उसका 4 साल का बेटा है और उसे उसकी देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत है। बदले में वह मुझे रहने और खाने की हर सुविधा देगा। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मुझे उस वक्त सिर्फ एक रोटी और एक छत दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं उसके साथ चली गई। उसका घर बहुत बड़ा था और उसमें सिर्फ वह और उसका बेटा वंश अकेले रहते थे। उसने मुझे खाना दिया और मैं टूट कर खाने लगी। फिर उसने मेरे बारे में पूछा और मैंने हिम्मत करके सब कुछ बता दिया, अपना अतीत, अपने भाई, अपना घर और आर्यन, सब कुछ। उसने मुझे रहने की इजाज़त दे दी और बदले में वंश की देखभाल की जिम्मेदारी दी। वंश को गोद में लेते ही मेरे अंदर ममता जाग उठी और मैंने उसे अपना बेटा मान लिया। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी और मेरी दुनिया वंश के इर्द गिर्द सिमट गई। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एक अजीब बात महसूस होने लगी। हर सुबह वंश बिस्तर पर नहीं होता और हर शाम वापस आ जाता। जब भी मैं पूछती तो वह आदमी बात टाल देता। एक रात मैंने सच जानने की ठान ली। आधी रात को आंख खुली तो वंश मेरे पास सो रहा था। मैं जागती रही, लेकिन कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो वह फिर गायब था। मैं बाहर आई तो साहब फ़ोन चला रहे थे। मैं धीरे धीरे उनके पीछे पहुंची और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा दिल दहल गया। मैं चुपचाप कमरे में लौट आई, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। अगले दिन मैंने नौकरानी से पूछा तो उसने बताया कि साहब पुलिस इंस्पेक्टर हैं। यह सुनकर मैं और उलझ गई। एक तरफ वह पुलिस वाले हैं और दूसरी तरफ वंश का रोज यूँ गायब हो जाना। अब मुझे हर हाल में सच जानना था। और फिर एक दिन जब मैंने उनके टेबल पर रखी फाइल उठाकर खोली तो मेरी सांसें वहीं थम गईं। उसने मेरी बात को शायद हल्के में नहीं लिया था, लेकिन मैंने ज़रूर उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया था। मुझे क्या पता था कि जिस सच्चाई से मैं भाग रही हूँ वही मेरे दरवाजे तक आ जाएगी। अगले दिन फिर उसका वही मैसेज आया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। दिल में अजीब सा डर घर कर चुका था और अब हर चीज़ मुझे शक से भरी लगने लगी थी। वो फाइल, आर्यन की फ़ोटो, वंश का रोज़ गायब होना और ये अनजान आदमी। उस रात जब मैं वंश को सुलाकर कमरे में बैठी थी तभी अचानक डोरबेल बजी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़कर देखा। दिल इतनी तेज़ से धड़क रहा था जैसे कोई सुन लेगा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरी सांसें थम गईं। वो सामने वही आदमी खड़ा था जिससे मैं इतने दिनों से बातें कर रही थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने धीरे से कहा, डरो मत काव्या, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं घबराकर पीछे हट गई और कांपती आवाज़ में पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? वह हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और अब समय आ गया है कि तुम भी सच जान लो। मेरे दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। कौन सा सच? मैंने डरते हुए पूछा। वह थोड़ा करीब आया और बोला, तुम जिस घर में रह रही हो वह उतना सीधा नहीं है जितना तुम समझ रही हो, और जिस आदमी को तुम सहारा समझ रही हो वह बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पति आर्यन की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। यह सुनते ही जैसे मेरे कानों में धमाका हुआ। क्या? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये तुम क्या कह रहे हो? उसने जेब में एक छोटा सा लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। या देखो, उसी केस की रिपोर्ट है। मैंने कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोला। अंदर फोटो और कागज़ थे। उन पर साफ लिखा था, संदिग्ध हत्या। मेरी दुनिया फिर से बिखर गई। मैं बुरी तरह रोने लगी। ये कैसे हो सकता है? वह बोला, आर्यन एक केस पर काम कर रहा था, एक ऐसे गिरोह के खिलाफ जो बच्चों को इस्तेमाल करता था, और उसी में उसकी जान चली गई। अचानक मेरा दिमाग वंश की तरफ चला गया और वंश का चेहरा और वो फाइल घूमने लगी। मतलब ये सब मैं शब्द भी नहीं जोड़ पा रही थी। उसने सिर हिलाया। हाँ,
और सबसे बड़ा सच यह है कि जिस इंस्पेक्टर के घर में तुम रह रही हो वही उस पूरे खेल का हिस्सा है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है, मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, लेकिन दिल अंदर से सच मान चुका था। वह बोला, मैं आर्यन का दोस्त हूँ और पिछले 1 साल से इस केस की जांच कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि तुम ही इस राज की सबसे बड़ी कड़ी हो। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने आखिरी बार पूछा, अब तुम ही बताओ काव्या, सच जानना चाहती हो या झूठ में जीना चाहती हो? मैं कुछ पल चुप रही, फिर आंसू पोंछकर धीमे लेकिन मजबूत स्वर में बोली, मैं सच जानना चाहती हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो होगा वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। तभी अचानक पीछे से एक तेज़ आवाज़ गूंजी, तो आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। हम दोनों ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा और दरवाजे पर साहब खड़े थे। उस फाइल को उठाकर मैं जैसे ही कमरे में अंदर रखने के लिए मुड़ी, तभी अचानक मेरे हाथ ढीले पड़ गए और फाइल ज़मीन पर गिर गई। गिरते ही उसके अंदर के सारे कागज़ चारों तरफ बिखर गए। मेरा दिल धक से रह गया। मैं घबराकर जल्दी जल्दी नीचे झुकी और कांपते हाथों से एक एक कागज़ समेटने लगी। तभी मेरी नज़र एक ऐसे फ़ोटो पर पड़ी जो बाकी कागज़ों से थोड़ा अलग दूर जाकर गिरा था। जैसे ही मैंने उसे उठाकर देखा, मेरी सांसें थम गईं, आंखें फैल गईं और पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि मेरे पति आर्यन की थी। वही चेहरा, वही मुस्कान जिसे मैंने अपनी आँखों के सामने हमेशा के लिए खो दिया था। मेरे हाथ बुरी तरह काँपने लगे। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर आ जाए, और मेरे होठ बुदबुदाने लगे। ये यहाँ कैसे हो सकता है? एक पल के लिए मुझे लगा मेरी दुनिया घूम रही है। दिमाग शून्य पड़ गया, लेकिन अगले ही पल हज़ारों सवाल एक साथ मेरे अंदर गूंजने लगे। क्या साहब आर्यन को जानते थे? अगर जानते थे तो उन्होंने मुझसे कभी बताया क्यों नहीं? क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है? तभी मेरे अंदर एक अजीब सा डर समा गया। अगर साहब को पता चल गया कि मैंने ये फ़ोटो देख ली है और ये भी कि मैं आर्यन की पत्नी हूँ तो क्या होगा? इस ख्याल ने ही मेरी रूह तक हिला दी। मैंने बिना समय गंवाए जल्दी जल्दी सारे कागज़ समेटे, उस फ़ोटो को वापस फाइल में रखा, हाथ काँपते हुए फाइल को ठीक किया और जैसे तैसे जाकर उसे साहब के कमरे में रख आई। लेकिन उस पल के बाद मैं पहले जैसी नहीं रही। अब मेरे अंदर एक अजीब सा डर बस चुका था, साथ ही एक गहरा शक भी जन्म ले चुका था। और सबसे डरावनी बात, अब मुझे अपनी ही जान का खतरा महसूस होने लगा था। फिर भी मैं चाह कर भी उस घर को छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। और सबसे बड़ा कारण था वंश, वो छोटा सा मासूम बच्चा जिससे मुझे ना जाने कब इतना लगाव हो गया था कि वो मुझे अपना ही बच्चा लगने लगा था। जब भी मैं उसे गोद में लेती, मेरे दिल में ममता की लहर दौड़ाती। शायद इसीलिए भी क्योंकि मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। लेकिन अब इन सब भावनाओं के बीच एक सवाल हर पल मेरे दिमाग में घूमता रहा। एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास मेरे पति की फ़ोटो क्यों है? दिन गुजरते गए, लेकिन वो सवाल मेरे अंदर और गहराता चला गया। मैंने कई बार साहब से पूछने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी। 4 महीने हो चुके थे मुझे उस घर में रहते हुए, और अब वंश मुझे मम्मी कहकर पुकारने लगा था। मैं हर बार उसे मना करती कि नहीं बेटा, मुझे मम्मी मत कहो, लेकिन वो मासूम मुस्कुराकर कहता, आप ही मेरी मम्मी हो, और मैं चुप हो जाती। लेकिन सच तो ये था कि मुझे भी अब उस शब्द की आदत हो चुकी थी। इस अपनेपन के पीछे एक अनजाना डर भी था, क्योंकि हर दिन एक ही अजीब सिलसिला दोहराया जाता। रात को वंश मेरे पास सोता और सुबह होते ही गायब हो जाता, फिर शाम को वापस आ जाता। मैंने सवाल करना लगभग छोड़ दिया था, लेकिन मेरे अंदर का शक अब और गहरा होता जा रहा था। तभी एक दिन साहब ने मुझे एक मोबाइल दिया और कहा, अगर तुम्हें किसी से बात करनी हो तो इससे कर सकती हो। मैंने चुपचाप से हिला दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही मोबाइल मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाला है। कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन फिर एक दिन एक अनजान नंबर से कॉल आई, जिसे मैं काम में व्यस्त होने की वजह से उठा नहीं पाई। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से मैसेज आया, काव्या तुम कैसी हो? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये कौन है जिसे मेरा नाम पता है? मैंने सोचा शायद कोई मजाक है, इसलिए नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उसके बाद हर रोज़ उस नंबर से मैसेज आने लगे, कभी मेरे भाइयों के बारे में, कभी मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में, और कभी आर्यन के बारे में पूछताछ होने लगी। अब मेरा डर हकीकत में बदलने लगा था, क्योंकि कोई था जो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। मैंने कई बार उस नंबर को ब्लॉक किया, लेकिन हर बार वो किसी नए नंबर से लौट आता।
उसका सिर्फ एक ही कहना होता, मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। शुरू में मैंने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें मेरी आदत बन गई। अब मैं रात को जब सब सो जाते उससे बात करने लगी थी। वह मुझसे हंसी मजाक करता, मेरा हाल पूछता, लेकिन जब भी मैं उससे पूछती कि तुम कौन हो, वह हर बार बात बदल देता। मैंने उससे कभी वंश के बारे में या इस घर के राज के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं अभी भी डरती थी। भरोसा और डर दोनों मेरे अंदर साथ साथ चल रहे थे। लेकिन फिर एक दिन उसने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं घबरा गई। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं खुद आ जाऊँगा। मेरे हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। उसे मेरा पता कैसे पता चला होगा? मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसी रात जब अचानक घर की डोरबेल बजी तो मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे सामने जो खड़ा था उसे देखकर मेरी सांसें वहीं थम गईं। मैंने जैसे ही उस फाइल को उठाया और उसे अंदर कमरे में रखने के लिए मुड़ी, तभी वह अचानक मेरे हाथ से फिसलकर ज़मीन में गिर गई और उसके अंदर से सारे कागज़ चारों तरफ बिखर गए। उन्हीं कागज़ों के बीच एक फ़ोटो अलग सरकते हुए मेरे सामने आकर रुक गई, और जैसे ही मैंने उसे उठाकर देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो आर्यन था, मेरा आर्यन, जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने हमेशा के लिए खो दिया था। मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे, सांसें ऐसे रुक गईं और मैं बस बुदबुदा पाई कि ये यहाँ कैसे। दिमाग सुन्न हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। डर के मारा मैंने जल्दी जल्दी सारे कागज़ समेटे, फ़ोटो वापस फाइल में रखी और जैसे तैसे उसे साहब के कमरे में रखकर वापस आ गई। लेकिन उस दिन के बाद मैं पहले जैसी नहीं रही। अब हर आवाज़ पर मैं चौंक जाती, हर परछाई में मुझे डर लगता, और सबसे बड़ी बात कि मुझे अपनी ही जान का खतरा महसूस हो रहा था। फिर भी मैं कहीं जा नहीं सकती थी, क्योंकि इस घर के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं था। और वंश उस मासूम बच्चे से मुझे इतना लगाव हो गया था कि वह मुझे अपना बेटा ही लगने लगा था। इस डर और उलझन के बीच एक शाम वंश और साहब दोनों साथ घर लौटे, और आते ही साहब ने कहा कि उनका एक खास दोस्त आज घर आने वाला है, इसलिए मैं अच्छा खाना तैयार करूँ। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और किचन में लग गई। करीब 3 घंटे तक लगातार मेहनत करके मैंने तरह तरह के पकवान बनाए। तभी बाहर से किसी के आने की आवाज़ आई। मैंने सोचा मेहमान आ गए होंगे। जैसे ही मैं किचन से बाहर निकली, मेरी नज़र हॉल में बैठे उस आदमी पर पड़ी। मेरी सांसें थम गईं, हाथ शून्य पड़ गए और मैं बस उसे देखती रह गई। वो आर्यन था, वही आर्यन जिसका अंतिम संस्कार मैंने अपनी आंखों से देखा था, जिसके जाने के बाद मेरी दुनिया उजड़ गई थी। वो जिंदा मेरे सामने बैठा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर थी। सामने साहब और वो दोनों खड़े थे। मैंने कांपती नज़रों से उसकी तरफ देखा और वो धीरे धीरे मेरे पास आया, बैठ गया और बोला, काव्या, मैं ही हूँ, तुम्हारा आर्यन। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसके चेहरे को छूकर देखा। उसका हाथ थामा, वो सच में जिंदा था। और फिर मैं उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। वो भी मुझे थाम कर रो पड़ा। महीनों का दर्द जैसे एक ही पल में बाहर आ गया। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला और कांपती आवाज़ में पूछा, अगर तुम जिंदा थे तो वो कौन था जिसकी लाश मैंने देखी? और तुम मुझे छोड़कर इतने महीने तक कहाँ चले गए थे? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, काव्या, जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम हिल जाओ। तुम जिस अनजान नंबर से बात करती थी वो मैं ही था। मैं सन्न रह गई। अब मुझे समझ आया कि उसे मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता था। उसने आगे बताया कि मेरे भाइयों ने हमें ढूंढ लिया था। उन्होंने गांव में मुझे मरा हुआ साबित कर दिया ताकि उनकी इज्जत बची रहे, लेकिन असल में वो उसे मारना चाहते थे। जिस एक्सीडेंट को मैंने उसकी मौत समझा वो उसी पर करवाया गया हमला था, लेकिन किस्मत से उसकी जगह कोई और आदमी मारा गया। वह अपनी जान बचाकर भाग गया और अपने बचपन के दोस्त यानी साहब के पास पहुंचा, जो एक पुलिस ऑफिसर थे। उसी ने उसे छुपा कर रखा और मुझे अपने घर ले आया ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। अब सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगा था। मैंने तुरंत पूछा, और वंश, वो हर सुबह कहाँ चला जाता था? तब साहब आगे आए और बोले, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, वंश मेरा बेटा है। मैं उसे सुबह बोर्डिंग स्कूल भेज देता हूँ और शाम को वापस ले आता हूँ। आपकी सुरक्षा के लिए मैंने सच छुपाया था। अब सारी पहेली सुलझ चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, अब सब खत्म हो गया है। तुम्हारे भाई जेल में हैं, अब कोई खतरा नहीं है। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। मेरी जिंदगी जो पूरी तरह टूट चुकी थी आज फिर से जुड़ गई थी। कुछ समय बाद मैं अपने भाइयों से जेल में मिलने गई। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने उन्हें माफ़ तो कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। अब वो कभी हमारी ज़िंदगी में दखल नहीं देंगे।
आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी जी रही हूँ। कभी जो दर्द मेरी पहचान बन गया था, आज वही मेरी ताकत बन चुका है। और अब मैं बस इतना जानती हूँ कि ज़िंदगी हमें तोड़ती ज़रूर है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि हम और मजबूत बन सकें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आगे भी लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। नमस्कार।